everyone. I am continuing with a point that is related to relationship between planning and controlling, and this topic is there for the 12th standard commerce, and it is there in BO. So now let us understand what is the relationship between planning and controlling. In that, the first point which is stating the relationship is planning and controlling are two sides of the same coin. So planning and controlling are two very important and interdependent functions of the management process. यानी इन्हें सिक्के के दो पहलू के तौर पे दिखाया गया है. प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस का. यानी कि एक के बगैर दूसरा पॉसिबल नहीं हो सकता. बगैर प्लानिंग के कंट्रोलिंग भी प्रोसीड नहीं हो सकता. The success of planning depends on controlling. Controlling is not possible without planning. Planning के सक्सेस के लिए कंट्रोलिंग का होना ज़रूरी है और कंट्रोलिंग जो है वो बगैर प्लानिंग के पॉसिबल नहीं होता. This is because through controlling it can be ascertained whether the objectives or planning are achieved or not. Thus planning and controlling are two sides of the same coins. क्योंकि कंट्रोलिंग है, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो भी चीज़ें प्लानिंग में डिसाइड की गई है उन्हें अचीव कर पाना पॉसिबल है या नहीं है. इस वजह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है. दोनों इम्पॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं रहा तो जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड किए गए थे उन्हें अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता. इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज. Implementation of program of a plan depends on internal and external factors. जो भी प्रोग्राम प्लानिंग स्टेज के वक्त डिसाइड किए गए हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, उनका जो अमलीकरण होता है, वो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस के होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. Internal factors can be regulated, whereas control is needed for external factors like government policy, competition, inflation, deflation, scarcity of raw material and changes of choice of people, change in fashion, etc. जो इंटरनल फैक्टर्स है उन्हें किसी भी तरह से चलाया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए कंट्रोल का होना ज़रूरी होता है. एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन और स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल या चेंज इन चॉइस ऑफ पीपल या चेंज इन फैशन से जुड़ी हुई जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के, उनके लिए कंट्रोलिंग को प्रोसीड करना ज़रूरी होता है. Thus, taking into consideration the effect of external factor, controlling see to it whether the activities are carried out according to plan or not. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को देखते हुए कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि जो भी एक्टिविटीज़ प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड की गई है वो एक्चुअली प्रोसीड होगी या फिर नहीं हो सकती. Thus, planning and controlling gives protection against changes. इस वजह से आप कह सकते हो कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू एक तरह का प्रोटेक्शन क्रिएट होता है किसी भी तरह के चेंज से रिलेटेड. So you can get the protection against the change that is related to internal and external factor by planning and controlling. Next thing is about planning is a precondition for controlling. The function of planning is to make the program to achieve the objective of the business enterprise. प्लानिंग में कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती है, कुछ स्टेप्स अंडरटेकन किए जाते हैं जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर सको. While the function of controlling is to compare the actual performance with the set standards. यानी कंट्रोलिंग के फंक्शंस में ये देखा जाता है कि जो भी कुछ परफॉर्म किया गया है वो एक्चुअल टारगेट से या फिर जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. If deviation are found, then corrective steps are being taken in controlling. तो जो भी परफॉर्मेंस है और जो भी प्लान टारगेट था
उसके बीच में अगर किसी तरह का डेविएशन अराइज होता है तो उस वक्त कंट्रोलिंग में कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि वो डेविएशन रिमूव हो जाए। तो प्लानिंग जो है वो ये कुछ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है प्लानिंग में, जिससे कि ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के उसे अचीव किया जाए, जबकि कंट्रोलिंग में जो डेविएशन अराइज होता है किसी के परफॉर्मेंस और डिजायर्ड टारगेट के बीच में, उसे रिमूव करने की कोशिश की जाती है। सो thus the planning is a precondition of for controlling। इस वजह से आप कह सकते हो प्लानिंग जो है वो एक तरह का प्री कंडीशन है कंट्रोलिंग के लिए, क्योंकि अगर कुछ एक्टिविटीज डिसाइड नहीं हो सकती प्लानिंग के स्टेज में, अगर कोई एक्टिविटीज या प्रोग्राम डिसाइड नहीं हुए हैं प्लानिंग के स्टेज में, तो उनके लिए कंट्रोलिंग को प्रोसीड कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें प्रोसीड करनी है, उसके बाद ही कंट्रोलिंग को अंडरटेक किया जा सकता है। दैट वाई इट इज़ बीइंग स्टेटेड दैट द प्लानिंग इज़ अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। Planning is the father of controlling. Controlling exists because of planning. Controlling keeps a check on activities decided in planning. So, इसी वजह से ये भी कहा गया है कि प्लानिंग इज अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि किसी तरह की एक्टिविटी से जुड़ी हुई प्लानिंग होती है। एंड कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक्स ऑन एक्टिविटीज डिसाइडेड इन प्लानिंग। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो प्लानिंग के वक्त जो डिसाइड की गई थी वो कैसी चल रही है। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। कीपिंग दिस इन माइंड, प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। तो क्योंकि जो एक्टिविटीज प्लानिंग के वक्त डिसाइड किया गया था उसकी वजह से कंट्रोलिंग को प्रोसीड किया जाता है। इस वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि बगैर प्लानिंग के कंट्रोलिंग भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसी वजह से प्लानिंग को जो है कंट्रोलिंग का फादर कहा गया है। कंटिन्यूइंग विद द न्यू पॉइंट इन BO, that is related to the stages of the controlling process, means what are the steps that are being involved in the controlling process. So the first step is setting standard. Setting of standard also means the setting the targets that are being decided in the business unit. Controlling process starts with the establishment of standards. Standards are measures of efficiency. तो जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्टैंडर्ड्स के एस्टैब्लिश होने के बाद स्टार्ट होता है, और स्टैंडर्ड जो होते हैं, जो टारगेट होते हैं, वो किसी फर्म की एफिशिएंसी को दिखाते हैं। कंट्रोलिंग सीज टू इट वेदर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड और नॉट। कंट्रोलिंग ये दिखाने में के लिए हेल्पफुल होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो प्लान्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर प्री डिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड बिजनेस में बनाए गए हैं उसके हिसाब से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। स्टैंडर्ड में बी फॉर ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो टारगेट रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी होते हैं, और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। द एम्प्लॉयज देन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन टारगेट एंड दे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। जो भी एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाता है, उनको जो प्लान टारगेट है उसके बारे में बताया जाता है, और एम्प्लॉय ये कोशिश करता है कि वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना काम करे, और वो उस स्टैंडर्ड को, उस टारगेट को अपनी बनाए रखने की कोशिश करता है या फिर उसे अचीव करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। At this stage, information is gathered about the work done and the actual situation. तो अभी सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि कितना वर्क हुआ है और एक्चुअल सिचुएशन वर्क से रिलेटेड क्या है। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल रिपोर्ट्स,
एंड रिटर्न रिपोर्ट्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओरल रिपोर्ट्स के द्वारा या फिर रिटर्न रिकॉर्ड्स के द्वारा और या फिर पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सो द इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस is being gathered by personal observation by the way of oral reports or written report for the purpose of controlling, and it is being related to the work that is actually being done in the organization, and it is also related to the actual situation that is prevailing in the organization. Measuring performance. Performance is to be measured to find out whether activities have been undertaken according to set standard or not. तो दूसरा जो कंट्रोलिंग का स्टेप रहता है, ये मीन्स थर्ड वन जो स्टेप रहता है वो ये देखना होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी परफॉर्मेंस कैरी आउट किए गए हैं वो टारगेट के हिसाब से कैरी आउट हुए हैं या फिर नहीं हुए। Such a measurement can be qualitative or quantitative or both. इन तरह के परफॉर्मेंस को मेजर करने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। Comparison of work done with set standards. At this stage, controlling information about actual work done is sought, and after that it is compared with set standard. तो जो भी एक्चुअल वर्क किया गया है वो एज पर द परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसके बाद उसका कंपैरिजन होता है कि जो भी काम किया गया है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी डिजायर्ड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से हुआ है या फिर नहीं हुआ। आफ्टर दैट इट इज कंपेयर्ड विद द सेट स्टैंडर्ड, एंड फ्रॉम दिस comparison it can be known whether the set standard have been achieved or not. Actual performance और actual जो desired standards थे उनको compare करने से ये पता चल जाता है कि जो भी activity carry forward हुई है वो actually plan target के हिसाब से हुई है या नहीं हुई, इसका पता इस stage में लगाया जा सकता है by comparison of work done with the set standards. Fifth point is related to corrective measure. Corrective measure is the last stage in the controlling process. Any of the following three measures can be taken. तो corrective steps तब लिए जाते हैं जनरली जब डेविएशन अराइज होता है। corrective step भी तीन तरह के होते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। No change in the condition. No corrective measure is to be taken when deviation are found to be normal or acceptable as compared to set standard, means there is no change in the condition. तो पहला जो करेक्टिव मेजर है वो है नो चेंज इन द कंडीशन। जब डेविएशन जो होता है वो नॉर्मल या एक्सेप्टेबल हो और सेट स्टैंडर्ड की कंपैरिजन में अगर वो जो डेविएशन अराइज हो रहा है वो नॉर्मल या एक्सेप्टेबल हो तो वहाँ पे किसी तरह के करेक्टिव स्टेप को लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से किसी भी कंडीशन जो बिजनेस में प्रिवेल कर रहा है उसमें किसी भी तरह का चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरा है चेंज द कंडीशन टू रिमूव द डेविएशन। इफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर कंपेयर टू सेट स्टैंडर्ड, सच डेविएशन आर एग्जामिन्ड एंड नेसेसरी करेक्टिव मेजर इज टू बी टेकन। अब अगर डेविएशन ज़्यादा है एक्चुअल परफॉर्मेंस का सेट स्टैंडर्ड की कंपैरिजन में तो उस वक्त कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। इस वजह से द चेंज इन द कंडीशन टू रिमूव द डेविएशन इज द सेकेंड करेक्टिव स्टेप दैट कैन बी टेकन इन द करेक्टिव मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग। चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश फ्रेश स्टैंडर्ड। When the established standard are not attained continuously, it means they are extraordinarily high and a change has to be made or a change has become essential. तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो भी टारगेट प्री डिटरमाइंड है, अगर उस टारगेट को कंटिन्यूसली अचीव नहीं किया जाता, उस तरह के टारगेट को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग के स्टेज में एक नया टारगेट डिसाइड होता है। सो एट दिस स्टेज द चेंज द कंडीशन एंड एस्टैब्लिश अ न्यू स्टैंडर्ड।
तो अगर किसी भी तरह से स्टैंडर्ड को अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता तो उस वक्त उस सिचुएशन को चेंज किया जाता है, उस कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की जाती है और उसके साथ साथ एक नया स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की जाती है जिसे अचीव किया जा सके।